वेलकम एवरीवन। तो बेसिक ईपीएस हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब होता क्या डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, यूँ समझिए। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी की क्या थी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो 5 लाख थी 2019 के अंदर, और 5 लाख की जो थी वो 2020 के अंदर। नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो कितने थे, 1 लाख थे, और यहाँ कितने नंबर ऑफ शेयर, यहाँ भी 1 लाख थे। ठीक है। और शेयर वारंट जो थे वो शेयर वारंट नहीं, अभी डिबेंचर ही ले लेते हैं। सपोज डिबेंचर जो थे वो कन्वर्टिबल डिबेंचर 10% वाले, वो जो थे वो 1 लाख थे, और यहाँ भी 1 लाख थे। और कन्वर्टिबल जो था वो 1:1 बेसिस था, मतलब कि एक के बदले में एक ले सकते थे, एक डिबेंचर के बदले में एक इक्विटी शेयर ले सकते थे। ऐसे कन्वर्टिबल डिबेंचर थे। ठीक है। अब क्या हुआ भाई, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर जो थे कन्वर्टेड ऑन 1/1/2020, 1/1/2020 को क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर पहले से 1 लाख थे, और 1 लाख जो है वो डिबेंचर वाले, इसको 50,000 कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 50,000 जो डिबेंचर होल्डर थे, उन्होंने क्या किया, 50,000 डिबेंचर की जगह क्या कर दिया, ले लिया उन्होंने इक्विटी शेयर, और 1 तारीख को ले लिए। तो अब कितने हो गए, 1,50,000। ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि भाई पीछे वाले साल ईपीएस कितना था, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब इस साल कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है। तो यहाँ पहले कितना था, 5 रुपये था, तो यहाँ कितना हो गया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 3.33। क्या ऐसी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जिसका ईपीएस कम हो रहा हो? जाहिर सी बात है, नहीं करेगा कोई भी। हर कोई चाहेगा कि भाई ऐसी कंपनी से दूरी ही अच्छी। ठीक है। तो ये जो है, ये सिचुएशन आ जाती है। अब इसका क्या करें, ये तो विदाउट कंसिडरेशन भी नहीं है, तो बेसिक ईपीएस में भी कैसे कंसिडर करें इनको, क्योंकि डिबेंचर के टाइम उन्होंने पेमेंट किया तब तो वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है। तो अब इनको क्या किया जाए, इनका किस तरीके से किया जाए। तो इसने कहा कि भाई अगर कुछ होने वाला है तो आप उनको पहले से अगर बता दो कि ये हो सकता है, तो फिर वो क्या होंगे, उसके लिए प्रिपेयर होंगे। समझ पा रहे हो बात। हमने पूछा कैसे, क्या कहना चाह रहे हो आपने, तो उनको तो इसने कहा कि जब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे ना, तभी आप उनको बता देते, 2019 के अंदर ही अगर बता देते कि भाई ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है, और अगर ये कन्वर्टिबल डिबेंचर कन्वर्ट हो गए तो उस केस के अंदर हमारा ईपीएस जो है वो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट पे आ जाएगा। तो ये जो है, ये तो आपने क्या किया, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, 2 ईपीएस कैलकुलेट कीजिए। एक तो बेसिक जो नॉर्मल जो आपके इक्विटी शेयर है उसके साथ जो ईपीएस कैलकुलेट करते हो, जो अभी तक सीखा है वो। उसके अलावा एक ईपीएस आप ऐसा भी कैलकुलेट कीजिए कि हमारे जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर वो कन्वर्ट हो गए तो उस केस के अंदर हमारा ईपीएस क्या होगा। मतलब क्या हुआ कि ये क्या कहता है कि आप 2019 के अंदर ही अपने जो शेयर होल्डर है उनको बता दो कि भाई अभी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है 5 लाख, और नंबर ऑफ शेयर जो है वो 1 लाख है। लेकिन हमारे जो है वो क्या है, कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है वो मार्केट के अंदर है। अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर कन्वर्ट हो गए तो उस केस के अंदर ईपीएस कितना नीचे तक जा सकता है, वो आप उनको पहले से ही बता दीजिए। तो हमने कहा कि कितना नीचे तक जा सकता है, तो उन्होंने कहा देखो कन्वर्टिबल डिबेंचर सपोज 10 रुपीज़ ईच है। ठीक है। तो ये कितने के, 5 लाख के, और 10% मतलब कि 10% के हिसाब से कितना अर्निंग करते हैं, 50,000। ठीक है। अब देखो, अगर हम ये मानते हैं कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तब क्या सिचुएशन होगी,
तब ये जो है क्या इसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं, इनको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मतलब अर्निंग जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या आ जाएगी, 50,000 से बढ़ेगी। लेकिन सपोज टैक्स रेट जो है वो कितना है, 30% है। तो एक्चुअल में पूरे 50,000 नहीं बचेंगे, क्योंकि 50,000 पहले इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा था, तो उसके साथ साथ उस 50,000 का 30% हमें क्या मिल रहा था, टैक्स में बेनिफिट मिल रहा था। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 माइनस 0.3। थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान से समझिएगा, बाद में तो आपको समझ आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो जाएंगे, 50,000। मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लें 2019 के अंदर ही कि भाई ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 5 लाख तो पहले से ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा क्या, नहीं। तो 50,000 की आपकी बचत होगी। लेकिन डिबेंचर जो है वो क्या होते हैं, उनके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। 50,000 का अगर एक्सपेंडिचर आप लिखते हो तो उस केस के अंदर 50,000 का 30% आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। मतलब अल्टीमेटली आपका बेनिफिट कितना होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.3, मतलब कि कितना होगा, 35,000 का बेनिफिट होगा। समझ पा रहे हो? 50,000 तो जो आपके जाने से रुकेंगे, समझ पा रहे हो? 50,000 जो है वो इंटरेस्ट का आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन 30,000 की जो टैक्स की बचत होने वाली थी, 15,000 जो टैक्स की बचत होने वाली थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई क्या है, 1,50,000। 5,35,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 तो कितना हो गया, 3.56। तो आप क्या करो, आप 2019 के अंदर ही, 2019 के अंदर ही बताओ कि भाई हमारा जो है बेसिक ईपीएस कितना है, 5 रुपये। लेकिन अगर जो हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर हम उनको कंसीडर कर दें तो उस केस के अंदर हमारा ईपीएस नीचे जाके कहाँ तक जा सकता है, हमारा ईपीएस नीचे जाके 3.56 तक जा सकता है। तो ये आप क्या करो, उसको 2019 के अंदर ही बता के रखो, ताकि फिर 2019 के अंदर वो देखेगा कि ईपीएस जो वो कितना हो गया, 3.33, और जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी अब कितना है, 3.33, क्योंकि 2020 के अंदर तो कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर बचे नहीं। तो उसको पता चलेगा कि एक्चुअल के अंदर जो लॉस हुआ है वो 5 रुपये से 3.3 पे नहीं आए हैं, हम 3.56 से 3.33 पे आए। समझ पा रहे हो बात? ये जो है ये इफेक्ट आया वो किसकी वजह से आया है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर इतना कम हुआ है, जो 5 से लेकर 3.3 तक हुआ है, उसमें से कुछ पोर्शन किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि कुछ कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर थे और वो कन्वर्ट हो गए और उसकी वजह से ये चेंज आया। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर आपके ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप उस केस के अंदर क्या करोगे, आप 2 ईपीएस कैलकुलेट करोगे। एक तो आपका नॉर्मल ईपीएस जो वो कैलकुलेट करो, और एक उसके अलावा एक और ईपीएस कैलकुलेट करो कि अगर ये जो है इंस्ट्रूमेंट वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस केस के अंदर ईपीएस कहाँ तक जाएगा, और वो साथ ही साथ आप क्या करो, कैलकुलेट करके बता दो, ताकि जो रीडर है उसको समझ आ जाए कि भाई हाँ ये अभी हमारा ईपीएस 5 रुपये, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है और अगर वो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ईपीएस हमारा इस अमाउंट तक आ सकता है, ताकि क्या हो, वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहे। समझ पा रहे हो? तो ये जो है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, डाइल्यूटेड का। अभी पहले हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन करते हैं। वैसे है बहुत इजी पार्ट, छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन समझना होगा ध्यान से आपको। और बेसिक ईपीएस जो है वो भाई अगर जैसे पूरा लेक्चर देखते हो, अगर समझ आता है, आपसे क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम कमेंट के जरिए इतना तो बता दीजिए कि हाँ सर हो रहा है, या क्वेश्चन हो रहे हैं, या समझ आ रहा है, इतना तो आप बता ही सकते हैं, ताकि मुझे भी पता तो चले आखिर स्टूडेंटों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं अकेला ही पागलों जैसे बोले जा रहा हूँ। तो इतना तो आप समय निकाल सकते हैं। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, और जिस दिन से एग्ज़ाम आगे हुआ उस दिन से जो है आपकी पढ़ाई जो है वो उसका ग्राफ एकदम से कम हुआ है। अब आप पूछोगे कि सर आपको कैसे पता चला, जो वॉच टाइम है वो सबसे बड़ी ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यही है कि आपकी जो मूवमेंट होती है वो पूरी की पूरी उसकी रिपोर्ट आती है। पहले जो है स्टूडेंट अच्छा खासा वॉच टाइम दे रहे थे, मतलब अच्छा खासा टाइम है जो पढ़ाई में दे रहे थे, लेकिन अब जो है वॉच टाइम एकदम से कम हो गया है। अब धीरे धीरे स्टूडेंट ने जैसे एग्ज़ाम आगे किसका है और उन्होंने क्या कर दिया, अपनी स्टडी को स्लो कर दिया। अब स्टडी को स्लो करोगे आप अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो होंगे, तो आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो
और ऐसा प्रिपेयर भैया अभी तक आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि भाई एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अब जब आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप एक बार ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि भाई हाँ अब मैं एग्ज़ाम के अंदर 90 से या 85 से या 80 से इनसे ज़्यादा इनको क्रॉस करूँगा सब्जेक्ट के अंदर। सोचिए अगर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 90 क्रॉस होते हैं तो उसके बाद में आप फाइनल में जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा। और एक गेम पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा होगा तो उसके इसके अंदर आपके आगे सारे फाइनल आसानी से क्लियर होगी, आपके बाकी के काम जो है वो और अच्छे से होंगे। तो इसको अपॉर्चुनिटी समझो, बजाय कि इसको अपॉर्चुनिटी स्टडी के लिए समझो, अपॉर्चुनिटी मज़े करने के लिए नहीं। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि भाई आप मज़े बिल्कुल नहीं करो, मज़े भी करो, ठीक है, लेकिन टाइम को मैनेज करो। 24 घंटे आपके पास काफ़ी टाइम है, तो मज़े करने के लिए भी टाइम थोड़ा साइड में कर सकते हो, फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा। देखो, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, पोटेंशियल इक्विटी शेयर are anti-dilutive when their conversion to equity share would increase earning per share from continuous ordinary activity or decrease loss per share from continuing ordinary activity। उन्होंने क्या कहा कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर का पहले तो मतलब समझिए कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब ऐसा होता है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो क्या हो सकता है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। समझ पा रहे हो बात, बहुत आसानी बात है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके हो गए कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, या फिर आपके हो गए शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक टाइम के बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक कॉल सी नरियर भी आता है। कॉल सी नरियर कैसे आता है, कॉल सी नरियर के अंदर हमने कहा कि भाई 3 केस हो सकते हैं कि ये जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा जाए कि भाई या तो उनको प्रपोर्शनेट राइट मिलेगा या फुल राइट मिलेगा, तो उस केस के अंदर तो वो कभी पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं बनेगा। लेकिन एक सिचुएशन ये भी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हम ये लिख दें कि जिनका कॉल से नरियर होगा उनको हम बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देंगे। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, 1 लाख वाला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर हम फिर कितना कंसिडर करते हैं, 90,000। तो उन 10,000 को हम कंसिडर ही नहीं करते। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जब वो पैसा देंगे तो सपोज 8 रुपीज़ पेड अप है तो देंगे कितना, सिर्फ 2 रुपये के हिसाब से, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितने बढ़ेंगे, पूरा 10,000 बढ़ेगा एकदम से। तो उनको भी क्या कहा गया है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। और वैसा वैसा ईसॉप को भी यहाँ कंसिडर किया है, ठीक है। तो अपन इनको बारे में देखेंगे, कॉल सी नरियर और ईसॉप वगैरह इनके बारे में, शेयर वारंट के बारे में और कन्वर्टिबल डिबेंचर वगैरह के बारे में। तो इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे, चेंज इन फंड या फिर चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर, चेंज इन फंड, ठीक है। तो देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो क्या कोई नया पैसा आएगा, क्या फंड के अंदर चेंज होगा, क्या कुछ नया पैसा आएगा क्या, नहीं। कन्वर्टिबल डिबेंचर जब कन्वर्ट होंगे तो कोई पैसा नहीं आएगा, ठीक है। क्या न्यूमरेटर में चेंज होगा, अर्निंग में कोई चेंज होगा क्या, हाँ। कन्वर्टिबल जब कन्वर्ट, अगर हम मानते हैं कि वो कन्वर्ट हो गए हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, उनको जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर चेंज आएगा क्या, चेंज आएगा। नंबर ऑफ शेयर के अंदर चेंज आएगा क्या, डिनोमिनेटर के अंदर चेंज आएगा क्या, हाँ, उसके अंदर भी चेंज आएगा, हर के अंदर भी चेंज आएगा। प्रेफरेंस शेयर है, क्या उसमें पैसा आएगा क्या, कुछ कन्वर्ट होंगे तो नहीं, पैसा नहीं आएगा। न्यूमरेटर में चेंज होगा क्या, हाँ, क्योंकि उनको पहले डिविडेंड दे रहे थे। अगर हम मान लेते हैं कि वो कन्वर्ट हो गए तो उस केस के अंदर हमें उनको डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी अर्निंग है जो इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीज होगा क्या, नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड जो है वो कॉल सी नरियर, ठीक है, या फिर ईसॉप। इस केस के अंदर क्या फंड के अंदर चेंज आएगा क्या, कॉल सी नरियर वगैरह में, हाँ। कॉल सी नरियर वगैरह जब भी कॉल करेंगे, जब भी पैसा आएगा उस केस के अंदर क्या हो जाएगा आपका, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, पैसा आपका आएगा।
ठीक है। लेकिन क्या अर्निंग में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। न्यूमरेटर के अंदर कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कॉल्स इन एरियर को जो है वो पेमेंट के हिसाब से तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है। और डिनोमिनेटर के अंदर चेंज आएगा क्या? नंबर ऑफ शेयर के अंदर चेंज आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, बाकी हम क्वेश्चन जैसे करेंगे वैसा वैसा आपको समझ आ जाएगा। और थर्ड जो है वो शेयर वारंट। तो शेयर वारंट में ना तो अब पैसा आएगा ना आपका अब कोई अर्निंग के अंदर चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर के अंदर चेंज होगा। सर ये क्या कहा आपने? बस अभी इसको एक बार यूँ समझ लीजिए कि ऐसा कुछ कहा है, बस आधा अधूरा जैसा भी समझ आया, अभी इसको यूँ समझ लीजिए कि मैंने कुछ कहा है और उसको इसी तरीके से रहने दीजिए। बाद में हम क्या करेंगे, इसको एट द एंड वापस हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फिर उन्होंने कहा है कि एंटी डाइल्यूटिव क्या होता है, कि डाइल्यूटिव जो होगा, डाइल्यूटेड ईपीएस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ये किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, हम आगे वाले को बताने के लिए, शेयर होल्डर को, कि भाई हमारा जो है वो अभी ईपीएस जो वो सपोज 5 रुपये है और हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमने इशू कर रखे हैं कि जो अगर कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर जो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस दिन कन्वर्ट होंगे उस दिन हमारा ईपीएस जो वो नीचे जाके यहाँ तक हो जाएगा। अब कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस जो वो ज़्यादा आ जाए। तो उन्होंने कहा अगर बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस ज़्यादा आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी डाइल्यूटिव कहेंगे और उसको हम इग्नोर करेंगे। अब उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा इग्नोर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पोटेंशियल इक्विटी शेयर और इस डाइल्यूटेड ईपीएस का सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है और इसीलिए हम उसको कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, ताकि हम क्या करें, हमारे शेयर होल्डर को पहले से आगाह कर सकें, पहले से हम बता सकें कि हमारा ईपीएस जो वो नीचे यहाँ तक जा सकता है। अगर कन्वर्जन से ईपीएस नीचे नहीं जाएगा तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एंटी डाइल्यूटिव जो होगा वो क्या होगा, जब आपका बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस ज़्यादा आ जाए उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एंटी डाइल्यूटिव कहेंगे। और उन्होंने कहा उस एंटी डाइल्यूटिव की सिचुएशन को हमें क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। द इफेक्ट ऑफ एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर इग्नोर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, उनको हमें क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। इन कंसिडरिंग वेदर पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव, ईच इशू और सीरीज ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली रेदर देन इन एग्रीगेट। अब डाइल्यूटिव है या नहीं डाइल्यूटिव है वो कैसा पता करना पड़ेगा, हर एक को अलग अलग से पता करना पड़ेगा। अभी देखेंगे क्या होता है किस तरीके। द सीक्वेंस इन विच पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर कंसिडर में इफेक्ट वेदर और नॉट, वो कह रहा है किस सिचुएशन में करते हैं उस वजह से हम भी फ़र्क आ सकता है, इसीलिए हमें सेपरेटली करना होगा। अब एक क्वेश्चन है जो करेंगे, एक इलस्ट्रेशन, और आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और एंटी डाइल्यूटिव कहना क्या चाह रहा है। कि सपोज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख रुपये थी 2008 की, शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/2018 थे 1 लाख, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे 50,000, 10 ईच कन्वर्टेबल ऑन 1:1 बेसिस, मतलब कि एक डिबेंचर के बदले में एक डिबेंचर है जो कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि 50,000 डिबेंचर के बदले में कितने, 50,000 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इफ डिबेंचर इश्यूड ऑन 1/4/2018, आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, रिडीम्ड ऑन 30/9/2018 और कन्वर्टेड ऑन 30/9/2018। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बात करें हम बेसिक की, तो बेसिक ईपीएस तो क्या कहेगा, केस ए, ठीक है, केस बी, केस सी, केस डी। बेसिक ईपीएस क्या कहता है, बेसिक ईपीएस तो सीधा क्या कहेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बेसिक तो क्या कहेगा, सीधा कहेगा कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 5 लाख है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख, कितना हो गया, 5 रुपये, ठीक है। अब एक एक को ध्यान से समझिएगा। डिबेंचर इश्यूड ऑन 1/4/2018, डिबेंचर को कब इशू किया गया, 1/4/2018 को, 1/4/2018 को, समझिएगा। अब ये जो है पूरे साल क्या रहे हैं, डिबेंचर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्टिबल थे,
कन्वर्ट हुए हैं क्या? नहीं, कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये पूरे साल क्या थे? डिबेंचर ही रहे। तो क्या बेसिक के अंदर कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, बेसिक के अंदर तो अगर इक्विटी शेयर होगा तो ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है? जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, हम ये मान लेंगे कि वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए और फिर ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या हुआ? तो अगर हम ये मान लेते हैं कि डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट हो गए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इन डिबेंचर को हमने क्या किए, कितने रुपए के टोटल? 5 लाख रुपए, 50,000 और 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख के, और इनको 10% के हिसाब से साल भर का ब्याज कितना देता है? 10%। ये साल भर का ब्याज कितना दिया? 50,000, ठीक है। लेकिन क्या साल भर का दिया क्या? नहीं, 9 मंथ थे, क्योंकि वो 1/4 को ही आए थे। तो उनको हमने एक्चुअल के अंदर पेमेंट कितना किया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। तो उनको हमने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया? 37,500। अगर हम ये मान लेते, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस में हम ये मान रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो गए होते तो क्या होता? अगर वो कन्वर्ट हो गए होते तो क्या हमें ये 37,500 देने पड़ते क्या? नहीं, हमें ये 37,500 देने की ज़रूरत नहीं थी, प्लस 37,500 देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसमें टैक्स रेट नहीं दे रखी, टैक्स रेट लिख दीजिए 30%, ठीक है। लेकिन ये जो है 37,500 ये क्या था? इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट जो वो इनकम टैक्स में क्या होता? अलाउड होता, और उसकी वजह से आपकी अर्निंग है जो कम हो गई होगी। सपोज 1 लाख पे अगर 1 लाख अर्निंग थी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो उस केस के अंदर ये कितना होता? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाता? 1 लाख, और उसके बाद में लेस टैक्स करते 30%, तो कितना? 30,000। तो कितना नेट कितना बचा? 70,000, ठीक है। और यहीं पर अगर इंटरेस्ट एक्चुअल के अंदर कितना दिया? 37,500 दिया, तो टैक्स दिया उसकी इंटरेस्ट दिया, उसकी वजह से कितनी होगी अर्निंग? 1 लाख माइनस 37,500, तो कितना? 62,500, और 62,500 माइनस इंटू 30%, तो टैक्स कितना गया? 18,750, ठीक है। तो 62,500 माइनस 18,750 कितना हो गया? 43,750। तो देखो अर्निंग के अंदर कितना इंक्रीज आया? क्या अर्निंग के अंदर इंक्रीज इनके 37,500 से आया है क्या? नहीं, चेक कर लो इन दोनों में कितना डिफरेंस आया। 70,000 माइनस 43,750, 26,250 का। सर ऐसा क्यों हुआ? 37,500 का इंटरेस्ट की वजह से इतना चेंज इतना क्यों हुआ? क्योंकि 37,500 के साथ साथ 37,500 का इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर था, तो उसके साथ साथ हमें उसमें क्या हुआ? टैक्स का बेनिफिट भी मिला। और टैक्स का बेनिफिट कितना मिला? इसका 30%। भाई जितना खर्चा लिखोगे वो 30%, अगर टैक्स रेट है तो उसका 30% आपको सीधा क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। तो 37,500 का 30%, कितना टैक्स की बचत हो गई आपकी? 11,250। तो आपकी कॉस्ट है जो 37,500 और 11,250 का बेनिफिट, मतलब अल्टीमेटली इससे डिबेंचर से आपकी कॉस्ट कितनी लगती है? 37,500 माइनस 11,250, तो अल्टीमेटली आपकी इससे कॉस्ट कितनी लगती है? 26,250। क्या ये सही है? 26,250, 26,250, समझ पा रहे बात? तो डिबेंचर के केस के अंदर इंटरेस्ट की बचत होती है, लेकिन उसकी जगह टैक्स जो है, टैक्स का बेनिफिट चला जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि वो कन्वर्ट हो गए हैं, तो उस केस के अंदर हमें 37,500 देने की ज़रूरत थी क्या? नहीं। तो अर्निंग कितने से बढ़ती? 37,500 से। लेकिन अर्निंग 37,500 से बढ़ती तो उसमें से 30% टैक्स भी चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ये पैसा बचेगा। और नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो कितने हो जाएंगे? 1 लाख तो पहले से है, और ये जिस दिन आए उसी दिन से हम क्या मानेंगे कि वो कन्वर्ट हो गए। जिस दिन वो कन्वर्ट हो सकते थे, मतलब जिस दिन से वो कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग है, जिस दिन से पोटेंशियल इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, हम उसी दिन से उनको क्या मान लेंगे कि वो कन्वर्ट हो गए। तो ये जो है 50,000, ये 1/4 को मान लें कि अगर कन्वर्ट हो गए तो ये कितने महीने तक रहेंगे? 9 मंथ तक रहेंगे, 9/12। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी अर्निंग कितनी हो जाती है अगर हम इन्हें कन्वर्ट मान लें तो? 5 लाख प्लस 26,250, तो ये कितना हो गया? 5,26,250 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 लाख, कितना हो गया? 1,37,500। तो अब कितना हो गया? 5,26,250 डिवाइडेड बाय 1,37,500, ये हो गया 3.82।
मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इसी साल के अंदर ये लिख के देंगे कि हमारा बेसिक ईपीएस तो 5 रुपये लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस 3.82 है। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो, अगर हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर को इग्नोर करके हमारा ईपीएस कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 5 रुपये। लेकिन अगर हम ये मान लें कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो उस केस के अंदर हमारा ईपीएस जो वो नीचे जाके कितने तक जा सकता है, 3.82 तक। अब सेकंड एग्जांपल समझिए, धीरे धीरे वैसे ही आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, सपोज उनको एक कोई इशू कर दिया होता, बेसिक के अंदर कोई चेंज है क्या, नहीं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, तो कितना, 5 रुपये। डाइल्यूटेड में क्या कहेंगे कि 5 लाख की तो अर्निंग पहले से थी, और अगर हम मान लें कि ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो उस केस के अंदर उनको कितना दिया होता, पूरे साल भर में कितना ब्याज मिलता, 50,000 का ब्याज दिया है, और 1 माइनस 0.3, तो ये पैसा हमारा बच जाता, ठीक है, और ये पैसा बच जाएगा तो उस केस के अंदर हमारी अर्निंग जो है वो इतने से इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर कितने होंगे, 1 लाख तो पहले से थे पूरे साल भर के लिए, और ये 50,000, क्योंकि अब एक से ही हम इनको क्या, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो पूरे 12 महीने के लिए इनको हम इक्विटी शेयर के रूप में कंसिडर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस 5 लाख, जो हो गया 5,35,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ठीक है। अभी तक की दोनों सिचुएशन में क्या हुआ है, वो कभी भी एक्चुअल के अंदर इक्विटी शेयर बने ही नहीं है। अब थर्ड सिचुएशन है, रिडीम ऑन 30/9/2018, 30/9/2018 को क्या हो गए, रिडीम हो गए। बेसिक के अंदर कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, बेसिक के अंदर तो हम इन कन्वर्टिबल को कंसिडर ही नहीं करेंगे, कहेंगे 5 लाख है डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना, 5। अब हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड के अंदर क्या कहेंगे, हम डाइल्यूटेड में कहेंगे कि हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर थी 5 लाख रुपए, और ये जो है कितने महीने तक रहे, 9 मंथ तक रहे। तो 9 मंथ के अंदर हमने उनको इंटरेस्ट कितना दिया, 37,500, 9 मंथ का कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। लेकिन उसमें से एक्चुअल में हमारी अर्निंग जो है वो 1 माइनस 0.3 ही होती है, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर क्या कर देंगे, 1 लाख प्लस 50,000, लेकिन ये 50,000 कितने पीरियड के लिए रहे, 9/12। सर मतलब अब हमें मोटे तौर पे ये बात समझ आ गई कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जितने टाइम तक वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है हम उनको एज ए इक्विटी शेयर मान के कर रहे हैं, कि अगर वो इक्विटी शेयर हो जाते तो क्या होता, समझ पा रहे हो बात, हाँ सही बात कह रहे हो भाई, यही होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/26/250, 5/26/250 डिवाइडेड बाय 1,37,500, 137,500 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.82। अब एक ये लास्ट वाली कंडीशन है जो देखिएगा और ये समझ लीजिएगा, फिर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा नहीं। अब सपोज ये क्या हो गया, 30/9 को कन्वर्ट हो गए। अब कन्वर्ट हुए तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 5 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर जो है कितना, 1 लाख, तो 12 महीने के लिए है ही, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है कन्वर्ट कब हो गए, 30/9 को कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हो गए मतलब अब वो क्या बन चुके, इक्विटी शेयर। तो मतलब कि ये 50,000 इक्विटी शेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और ये कितने पीरियड तक रहे, 30/9 को कन्वर्ट हुए मतलब 10, 11 और 12, 3 महीने तक ये रहे। तो 3/12, तो बेसिक ईपीएस आपका कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 12,500, 1,12,500, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,12,500, तो कितना हो गया ये 4.44 रुपीज़, ठीक है। समझ पा रहे हो बात, क्योंकि कन्वर्ट हो गए तो बेसिक में भी आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल के अंदर इक्विटी शेयर हो चुके हैं। यहाँ आप क्या कहोगे कि 5 लाख है और ये 9 मंथ तक रहे, तो 9 मंथ तक जो है वो कन्वर्टिबल रहे, 9 मंथ तक ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर रहे, तो 9 मंथ तक के लिए हमने उनको कितना पैसा दिया, 37,500 दिया, ठीक है। और 1 माइनस 0.3 इतना हमें क्या होगा, इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया वो नहीं करना पड़ता, तो हमारी अर्निंग इतने से बढ़ जाती है, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर एक्चुअल के अंदर कितना है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/12, और ये जो है कन्वर्ट होने के बाद 50,000 जो है वो कितने महीने रहे, 3/12। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उनको कंसिडर करेंगे कि 50,000 जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर रहे, लेकिन कितने महीने रहे, 9 मंथ रहे।
मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया, 50,000 जो है पूरा 12 मंथ का कंसिडर किया, और करना भी चाहिए क्योंकि पहले कन्वर्टेबल थे तो भी पोटेंशियल में इंक्लूडेड है, और फिर कन्वर्ट हो गए तो भी वो तो इंक्लूड ही है। तो यहाँ इस केस के अंदर कितना होगा, 37,500 इंटू 0.7 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000, तो 3.50 रुपये। क्या सर ऐसा करते से ही समझ आ जाएगा क्या? नहीं, एक बार इसको क्वेश्चन को आपको एक बार वापस अपने हाथ से ट्राई कीजिएगा, फिर आपको कभी कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है, डाइल्यूटेड ईपीएस है जो कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर यहीं पर सर ये तो जो था वो डिबेंचर था, व्हाट इफ प्रेफरेंस शेयर, अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होता तो क्या होता, तो क्या टैक्स का बेनिफिट मिलता है क्या? एक सेकंड, इसको एक काम कर देते हैं, व्हाट इफ प्रेफरेंस शेयर, अगर ये प्रेफरेंस शेयर होता तो क्या होता, तो क्या प्रेफरेंस शेयर पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं, तो ये टैक्स का बेनिफिट वाला पोर्शन है जो हट जाएगा, बाकी प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का अगर आप पेमेंट करते हो उसका डिविडेंड का, तो उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है क्या आपको? नहीं, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उनको जितना डिविडेंड दे रहे हो वो पूरा का पूरा क्या होगी, बचत होगी। क्लियर है? इसके बाद में एक और आता है, अब दो छोटे छोटे पॉइंट है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो 5 लाख है। शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/2018 जो है वो 1 लाख है। ऑल शेयर आर आउटस्टैंडिंग एक्सेप्ट 10,000 शेयर, फाइनल कॉल 2 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग। अब AOA के अंदर लिखा है फुल राइट, ठीक है, तब तो इनको डाइल्यूटेड के अंदर कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर इनको प्रपोर्शनेट राइट देते हैं तो क्या इनको डाइल्यूटेड में कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि डाइल्यूट कुछ करेंगे नहीं बेचारे, जितना पैसा दिया उतना शेयर ले भी रहे हैं, ठीक है। नो डिविडेंड राइट, उस केस के अंदर ये डाइल्यूटिव होंगे। नो डिविडेंड राइट, तो उस केस के अंदर ये डाइल्यूटिव होंगे। अब कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो समझिएगा। अब देखो ये जो है 10,000 शेयर, उस पर फंड कितना रिसीव होगा, 10,000 शेयर पे फंड कितना रिसीव होगा, 10,000 इंटू 2 कितना, 20,000 रुपये, कितना होगा 20,000 रुपये। शेयर्स टू बी इश्यूड, इतने में कितने शेयर इशू करने चाहिए, अगर 10 रुपये का शेयर है तो कितने करने चाहिए, 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,000, ठीक है। शेयर्स एक्चुअली इंक्रीज कितना, देखो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी करते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय नो डिविडेंड राइट, मतलब कितना करते हैं, सिर्फ 90,000। अब कितना हो जाएगा एक्चुअल के अंदर, जैसे 2 रुपये देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख हो जाएगा। क्योंकि आप कंपनी एक्ट क्या कहता है, आप उनका डिविडेंड का राइट रोक के रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि खा जाओ, समझ पा रहे हो। अब जब वो कॉल्स इन अरियर का पेमेंट करेंगे तब उनका जितना ड्यू होगा वो सारा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल के अंदर शेयर कितने इंक्रीज होंगे, 10,000 रुपये से 10,000 शेयर है जो इंक्रीज होंगे। तो एक्सेस जो है उसे क्या कहा गया, एक्सेस को क्या कहा गया, एक्सेस कितना 10,000 इंक्रीज हो रहे हैं जबकि पैसा 2,000 का ही मिल रहा है। तो ये जो 8,000 इनको क्या कहा गया, डाइल्यूटिव। तो जब तक कॉल्स इन अरियर रहेगा तब तक इनको क्या करेंगे, एज ए डाइल्यूटिव शेयर जो है वो उनको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कैसे सर, तो बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर बेसिक तो होगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, ये तो हो गया बेसिक। क्या कहोगे, 5 लाख डिवाइड बाय 90 कितना हो गया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 90,000 कितना हो गया, 5.55 रुपये, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप डाइल्यूटेड की बात करोगे तो डाइल्यूटेड कितना हो जाएगा, 5 लाख। क्या अर्निंग में कोई कॉल्स इन अरियर की वजह से इंक्रीज होगा क्या, नहीं, 90,000 और इसमें से डाइल्यूटिव का पोर्शन कितना है, 8,000। तो ये 90,000 प्लस 8,000 कितना, 5 लाख डिवाइडेड बाय 98,000, 5.10। समझ पा रहे बात। कॉल्स इन अरियर का अगर फुल राइट है तब तो वो डाइल्यूटिव होगा नहीं, अगर प्रपोर्शनेट है तो वो डाइल्यूटिव होगा नहीं। अगर नो डिविडेंड राइट दे रखा है आपने तो फिर उनको क्या कर रहे हो, उन्होंने बेचारे 8 रुपये दे रखे हैं, लेकिन आप उनका पैसा क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा 2 रुपये नहीं दिया, उसकी वजह से खा रहे हो। तो इस केस के अंदर क्या कहा गया कि जब वो पैसा देंगे तब वो पैसा देंगे तो 2 रुपये, लेकिन एक 10 रुपये वाले शेयर के बराबर उनकी वैल्यू है जो होगी।
समझ पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने 8 पहले से दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका EPS जो वो एकदम से कम हो जाएगा। अगर सपोज ये ऐसा एंटी डाइल्यूटिव में नहीं करते तो फिर आगे वाले साल में क्या हो जाता है, सीधा क्या कहते हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आप क्या कहते हैं 5 रुपये की 5.55 से 5 रुपये हो गए, एकदम से कम हो गया। तो आप उनको पहले से ही बता के रखो कि भाई अगर ये कॉल्सिन अरियर वालों को कंसिडर कर लेंगे तो हमारा EPS जो वो नीचे जाके कितने तक जा सकता है 5.10। तो एक्चुअल में 5.10 से 5 तक हुआ वो तो क्या है, एक्चुअल में कंपनी के डाउनफॉल है। बाकी 5.55 से लेके 5.10 तक आया है, वो किसकी वजह से आया, कॉल्सिन अरियर की वजह से आया। अब जो है आखिरी इलस्ट्रेशन बचा है, और ये किसका है, ईसोप का है। ईसोप को हमने बेसिक के अंदर कंसिडर किया क्या, नहीं बेसिक के अंदर कंसिडर नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बोनस का कंपोनेंट था नहीं और हमने उसको पूरा अच्छे समझा। लेकिन उन्होंने कहा कि डाइल्यूटिव के अंदर इसको कंसिडर करो, क्योंकि पैसा कम आएगा और एकदम से आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर जो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस केस के अंदर इसको क्या करना होगा, डाइल्यूटेड के अंदर आपको कंसिडर करना होगा। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा नेट प्रॉफिट, ये इलस्ट्रेशन समझिए। हमने कहा कैसे, नेट प्रॉफिट जो वो 24 लाख है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2012 जो है वो 10 लाख है। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2012 जो है वो 25 थी, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन फॉर द ईयर जो है वो कितने 2 लाख है। एक्सरसाइज प्राइस जो वो कितनी ऑफ शेयर अंडर द ऑप्शन इज ₹20 है। कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक के अंदर तो कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं। बेसिक के अंदर तो हम इसको ईसोप को कंसिडर करेंगे क्या, नहीं। हम कहेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी है 24 लाख है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितने 10 लाख है, तो कितना हो गया 2.4 रुपये पर शेयर। ये आपका बेसिक है। अगर हम बात करें डाइल्यूटेड के, तो डाइल्यूटेड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कैसे, सेम एज गुड एज कॉल्सिन अरियर होगा। देखो फंड रिसीव कितना होगा, कितने शेयर, कितने 2 लाख है, तो 2 लाख शेयर है और एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे 20 रुपये मिलेंगे। एक्सरसाइज प्राइस कितनी 20, तो कितना मिलेगा 2 लाख इंटू 20 कितना 40 लाख। और 40 लाख के अंदर शेयर्स टू बी इश्यूड कितने, टू बी इश्यूड कितने इशू करने चाहिए थे, तो कि भाई 40 लाख है और एक शेयर की प्राइस कितनी, मार्केट वैल्यू कितनी 25 रुपये। सर यहाँ पोस्ट थियोरेटिकल ईसोप प्राइस नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक्स ईसोप नहीं। क्यों, क्योंकि एस मानता है कि ईसोप जो वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होगा कि उससे क्या हो जाए शेयर की मार्केट वैल्यू अफेक्ट हो। तो उन्होंने कहा कि उसकी पोस्ट थियोरेटिकल ईसोप प्राइस कैलकुलेट करो, उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 25 कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, शेयर्स एक्चुअली इशू हकीकत में कितना इशू करोगे ओरिजिनली, तो 2 लाख इशू होंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो 40,000 है वो क्या हो जाएंगे, डाइल्यूटिव हो जाएगा। डाइल्यूटिव पोर्शन कितना हो जाएगा 40,000। समझिएगा, कॉल्सिन अरियर और दोनों को वापस समझ आ जाएगा। इन्होंने कहा कि आप 2 लाख शेयर इशू कर रहे हो, जिसमें से 1,60,000 का तो बराबर पैसा आएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ये जो 40,000 है ये जो है एज गुड एज फ्री है। ठीक है, तो अभी तक तो क्योंकि ये ईसोप जो है वो इशू नहीं हुए, अगर इशू हो जाता है तो उस केस के अंदर तो बेसिक में भी हम इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी वो क्या है, ऑप्शन जो वो खुला है, तो जब तक ऑप्शन खुला रहेगा तब तक हम उसको क्या करेंगे, डाइल्यूटेड के अंदर कंसिडर कर लेंगे, ताकि हम हमारे रीडर को बता दें कि भाई अगर ये ईसोप जिस दिन एक्सरसाइज करेंगे उस दिन हमारा इस जो EPS है वो थोड़ा नीचे जाएगा। उन्होंने पूछा कितना नीचे जाएगा, तो हमने कहा देखो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो वो 5 लाख है, नहीं 24 लाख सॉरी, कितने 24 लाख है, और नंबर ऑफ शेयर जो वो कितने होंगे 10 लाख, तो ये है ही। ठीक है, और उसके अलावा ये 40,000 के पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ये क्या है 40,000 के पोटेंशियल इक्विटी शेयर। सर ये 160 पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्यों नहीं है, क्योंकि 160 के बराबर तो फंड भी जनरेट होगा, उतने का तो पैसा भी आएगा, तो उसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 40,000, तो कितना हो जाएगा 2.30 रुपीज़ पर शेयर। तो ये था आपका
डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या करेंगे, जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो इक्विटी शेयर बन सकते हैं, हम क्या कर लेंगे, ये मान लेंगे कि वो इक्विटी शेयर बन गए और उसके बाद में हमारा ईपीएस है जो कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम पहले से हमारे शेयर होल्डर को आगाह कर दें कि भाई हमारा ईपीएस जो वो नीचे जाके यहाँ तक जा सकता है, आप चिंता में मत आ जाना, ये अगर आता है तो ये इस वजह से आएगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ईपीएस के साथ डाइल्यूटेड ईपीएस भी बताना होगा। लेकिन अगर एंटी डाइल्यूटेड है, एंटी डाइल्यूटेड मतलब कि अगर आपका बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस ज़्यादा आ जाता है, ऐसा किस सिचुएशन में आएगा, सपोज आप क्या कर रहे थे, डिबेंचर होल्डर को बहुत ज़्यादा दे रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रहे थे। अब क्या हुआ, वो जैसे ही कन्वर्ट होंगे और इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग जो है वो परसेंटेज के अंदर कम है, तो उस केस के अंदर क्या होगी, आपकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा से बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ शेयर है वो कम से बढ़ेंगे, तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएंगे, एंटी डाइल्यूटेड हो जाएंगे। तो एंटी डाइल्यूटेड अगर हो जाए तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका है। ये एक पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, एज पर एस 19 अर्निंग पर शेयर द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल मे हैव वेरीड ड्यूरिंग द पीरियड एज ए रिजल्ट ऑफ लार्जर और लेसर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक अर्निंग पर शेयर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। वो पूछते हैं क्वेश्चन, ऐसा पूछते हैं भाई वेटेड एवरेज क्यों करते हैं, तो उसका ये आंसर है। ठीक है, तो ये इसके साथ आपका एज 20 है जो कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज़ 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 कमेंट के जरिए आप बताएं ज़रूर, क्योंकि क्या होता है फिर मन मर जाता है आगे रिकॉर्ड करने का कि भाई चलो इतना करवाया और फिर आगे कोई समझ, किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी नहीं बता रहे हैं, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो आप ज़रूर 2 मिनट लगते हैं पूरा लेक्चर देखने के बाद, 2 मिनट लगते हैं, कमेंट के जरिए बताएं कि हाँ सर क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्विटी शेयर इज शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उन्होंने कहा इक्विटी शेयर कौन है जो प्रेफरेंस नहीं, और जो प्रेफरेंस शेयर कौन है जिनका प्रेफरेंशियल राइट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी एसेट दैट इज कैश ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। और ऐसी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, अपन डेफिनेशन की जगह हम क्या कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। कहाँ है भाई, एस 19 के क्वेश्चन तो देख ही रखे, एस 20 के क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट्स जो वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। एस 20, हाँ ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन अपने नोट्स के साथ ही कर लिया, ये भी हमने नोट्स के साथ ही कर लिया। नेट प्रॉफिट फॉर 2016 18 लाख था, नेट प्रॉफिट फॉर 2017 60 लाख हो गया, वह काफ़ी इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर 2017 20 लाख था। बोनस इश्यू ऑन 1 October 2017 was 2 equity share for each equity share outstanding at 30 September 2017। 2 इक्विटी शेयर एक के बदले में, तो 2 लाख के बदले में 20 लाख के बदले में कितने हो जाएंगे इक्विटी शेयर, कितने हो जाएंगे 40 लाख के बोनस हो जाएंगे। अब ये जो है बोनस इनको किस दिन से आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, जिस दिन से ये आउटस्टैंडिंग है 20 लाख ओरिजिनल। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टिल, हाँ 30 सितंबर तक ये आउटस्टैंडिंग थे, मतलब कि ये पहले से ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये कब से माने जाएंगे 1/1/16 से, हमारी जो डेट है उसके साथ वहाँ से भी ये आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे। समझ पा रहे बात, ये 20 लाख है, इसके ऊपर जो राइट शेयर है वो कितने 40, समझ पा रहे हो, ये 20 लाख है, सॉरी राइट नहीं, सॉरी ये 20 लाख के शेयर है, उस पर बोनस का पोर्शन कितना है, बोनस शेयर कितना है 40 लाख। बोनस को किस दिन से आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, जिस दिन ओरिजिनल शेयर इशू है उस दिन से। ओरिजिनल शेयर क्योंकि 30 सितंबर को भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पहले से ही आउटस्टैंडिंग चले आ रहे हैं, क्योंकि 2016 हमारे लिए ईयर है शुरुआत का, तो 2016 से ही आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करेंगे 2016 का ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2016 का तो सीधा कर लेंगे कि भाई 18 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। ठीक है, और उसके बाद में 2017 के अंदर क्या करेंगे कि 60 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर जो वो कितना हो जाएंगे 20 लाख पहले से और 40 लाख ये। क्या सर 40 लाख को भी सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब कि 3 महीने का वेट दें क्या, नहीं, क्योंकि ये
कब से आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे, 1/1/2016 से। भाई अगर पूरा अपन ने कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, एडजस्टेड ईपीएस भी कैलकुलेट करना होगा, जो कितना हो जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख प्लस 40 लाख, ठीक है। तो ये अर्निंग और एडजस्टेड ईपीएस फॉर 2016 वगैरह ये कैलकुलेट करके बताना। इलस्ट्रेशन 4 हम कर चुके हैं। डाइल्यूटेड में नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर जो है 1 करोड़ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 50 लाख है। बेसिक अर्निंग पर शेयर जो 2 रुपये है, कैलकुलेट करके ही दिया, बढ़िया है। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो कितने के, ऑफ 100 ईच 1 लाख है। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर 12 लाख। अब ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान समझिएगा, कई बार क्वेश्चन ये करता है, देखो 1 लाख है और एक शेयर कितने का है, 100 का, मतलब कि 1 लाख डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का, 100 का, मतलब टोटल आपके डिबेंचर के कितने के होंगे, उनकी वैल्यू कितने हो गए, ये तो इनकी पहले से थी और ये 2 जीरो और हो गए। अरे यार ये जीरो में कंफ्यूज हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 1 करोड़, ठीक है। 12% है तो 12% मतलब कि कितना होना चाहिए, 12 लाख होना चाहिए। और ये कितना है, 12 लाख ही है। सर ये इसमें आपने क्या कहा है, ये तो वैसे ही है। अब क्वेश्चन कई बार क्या करता है, यहाँ पर दे देता है सपोज 9 लाख का, तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये कितने टाइम आउटस्टैंडिंग रहे। समझ पा रहे बात। सपोज यहाँ पर ये 12 लाख की जगह कितना देते, 9 लाख देते, तो आपको पता करना पड़ता है कि 9 लाख जो है वो कितने महीने का ब्याज बनता है, क्योंकि 12 लाख तो पूरे साल भर का ब्याज है। 1 करोड़ पे 12% के हिसाब से पूरे साल भर का ब्याज कितना बनता है, 12 लाख। और इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी एक्चुअल में कितना है, 12 लाख। मतलब कि आपने क्या किया, 12 लाख का पेमेंट कम करो ज़्यादा करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12 लाख का खर्चा लिखा, मतलब कि पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा। अगर यहीं पर सपोज ये 9 लाख रुपीज़ लिखते तो इसका मतलब क्या था, एक्सपेंस कितना है, 9 लाख, मतलब कि 9 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है। तो फिर वहाँ पर कितने के हिसाब से करते हैं, डाइल्यूटेड के अंदर कितना करते हैं, 9 मंथ के हिसाब से। अब डाइल्यूटेड के अंदर कैसे कैलकुलेशन होगी, तो इनको 12 लाख का दिया और टैक्स रिलेटिंग एक्सपेंस जो है वो कितना है, 3,60,000। तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 करोड़ है हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और इसमें 12 लाख की बचत होती इंटरेस्ट का पेमेंट, लेकिन उस पर 3,60,000 का टैक्स का गया, अल्टीमेटली इतने की बचत होती। तो ये अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या कर देंगे, 50 लाख तो पहले से ही, ठीक है। और डाइल्यूटेड वाले कितने, 1 लाख डाइल्यूटेड वाले, और वो भी कितने, 12 मंथ के लिए, ये तो 12/12। तो ये हो जाएगा एडजस्टेड जो वो कितना हो जाएगा, ये अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख पहले से थे, और ये 50,000 जो वो कन्वर्ट हो गया 1 लाख। और एक शेयर जो वो एक शेयर के बदले में 10, मतलब कि कितने हो जाएंगे, 10 लाख शेयर है जो ये हो जाएंगे कन्वर्टेबल वाले, क्लियर है। और इस तरीके से डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद में इलस्ट्रेशन 6, नेट प्रॉफिट जो है वो 12 लाख है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 5 लाख है। एवरेज फेयर वैल्यू फॉर 1 शेयर जो 20 है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन ड्यूरिंग द 1 लाख ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, जिनकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 15, ठीक है। कंप्यूट, तो पहले तो डाइल्यूटिव पोर्शन कैलकुलेट करना होगा। पहले तो क्या करना होगा, डाइल्यूटिव पोर्शन कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई 1 लाख शेयर और एक शेयर पे कितने रुपए दे रहा है, 15 रुपये, तो कितने पैसे देते हैं, टोटल 15 लाख रुपीज़ देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड कितने, इतने रुपए में कितने शेयर इशू करने चाहिए थे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो गया, 15 लाख डिवाइडेड बाय 20, कितने शेयर इशू करने चाहिए थे, 75,000। एक्चुअली इशूड 1 लाख। तो बोनस कंपोनेंट कितना है, या फिर डाइल्यूटिव, यहाँ डाइल्यूटिव लिखो, डाइल्यूटिव कंपोनेंट कितना है, 25,000। तो बेसिक तो है जो है वो सीधा क्या कर दोगे, 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, और डाइल्यूटेड में 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 25,000। शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो कितने, ये ध्यान रखिएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2017, पूरे साल भर का है, तो हम क्या करेंगे 12/12 के हिसाब से कर देंगे, ठीक है। यहाँ सीधा उन्होंने तो और कंफ्यूज कर देंगे, आपको मैं सीधा बता देता हूँ।
12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 2.4, ये तो बेसिक। और डाइल्यूटेड में क्या कर देंगे 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख और ये कितने 25,000 525 525 ठीक है 2.28। तो अब तो आपको कहीं दिक्कत आएगी क्या इसमें? 285 है तो इसने 2.29 किया। डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर और ये उसका रीस्टेटमेंट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वगैरह दे रखा है किस इस तरीके से होगा। डेफिनेशन है जो पढ़ लीजिएगा। वैसे अब ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं पोटेंशियल इक्विटी शेयर वगैरह की, क्योंकि अपन ने सारा डिस्कस कर ही चुके हैं। एक बार इसको थॉरोली पढ़ लीजिएगा और आपको समझ आया या नहीं आया या ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सारा कुछ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।